तो नमस्कार मेरे प्रिय भाई बहन, वापस आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा आप लोग को मालूम होगा, हम पढ़ रहे हैं बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए संस्कृत व्याकरण। और आज हमारा संस्कृत व्याकरण का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है प्रत्यय। प्रत्यय आपके संस्कृत व्याकरण में बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो ये अकेला टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम में 8 से 10 नंबर आपका कंफर्म करवा सकता है। और यह सबसे ज़्यादा टफ टॉपिक भी है, सभी लोगों को यह टॉपिक समझ नहीं आता है। तो यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग का। यदि आप समझ लीजिएगा तो यह आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। अगर नहीं समझ पाइएगा तो आपका 8 से 10 नंबर आपके एग्ज़ाम से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम एकदम सरल भाषा में आपको समझाएंगे। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम केवल वैसा ही आपको बताएंगे, वैसे ही टॉपिक्स बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यह हार्ड टॉपिक है लेकिन हम लोग इसको एकदम सिंपल बना करके पढ़ने वाला है। ठीक, तो जो भी आपके दोस्त बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में सम्मिलित होने जा रहे हैं आपके साथ, उनके साथ इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। और आप भी चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट से बिना समय का इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रत्यय के बारे में। और प्रत्यय का आपको बता दें 3 प्रकार के होते हैं: कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और तद्धित प्रत्यय थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसलिए हम उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो हम शुरू करते हैं प्रत्यय से। देखिए, इससे पहले वाला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिएगा। आपको चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं हम संस्कृत व्याकरण का, उसमें सारा वीडियो डाल दिए हैं। उसमें हमने पढ़ा था उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग के बारे में, उपसर्ग का क्या काम था? तो उपसर्ग कोई भी शब्द के शुरू में, स्टार्टिंग में जुड़ करके उस शब्द का अर्थ बदल देता था। ठीक, और इसी का सेम टू सेम उल्टा है प्रत्यय। हम उस वीडियो में बताए थे भी आप लोग को कि प्रत्यय एकदम उपसर्ग का उल्टा है और प्रत्यय थोड़ा टफ है उपसर्ग से। उस उपसर्ग आप लोग का सबसे आसान टॉपिक था, जो कि हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। ठीक, तो आज की साल वीडियो में हम लोग प्रत्यय के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रत्यय देखिए, जैसा उपसर्ग में हमने आपको बताया था, उपसर्ग में कि कोई भी यह उपसर्ग वैसा शब्दांश होता है, कोई भी शब्द के पहले जुड़ करके उस शब्द का अर्थ बदल देता है। ठीक है, इस सेम टू सेम प्रत्यय में वही होता है, लेकिन एक अंतर है दोनों में कि प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है, यानी लास्ट में जुड़ करके शब्द का अर्थ बदल देता है। इसलिए इसका परिभाषा हुआ कि वे शब्दांश, यानी वे शब्दों के अंश जो शब्द के अंत में जुड़ करके शब्द का अर्थ बदल देते हैं, प्रत्यय कहलाता है। ठीक, इसके उदाहरण से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे बचपना हो गया कोई शब्द है। ठीक, तो बचपन एक अलग स्टेज हो गया। ठीक, बचपन क्या हो गया? स्टेज हो गया, यानी बचपन का अर्थ अलग होगा। और उसी में जब हम लोग आ जोड़ देंगे तो बचपना बन जाएगा। तो बचपना का मतलब हो गया कि कोई व्यक्ति का भाव हो गया बचपना, लेकिन बचपन क्या हो गया? बचपन स्थिति हो गया। तो इसका अर्थ बदल गया, यानी कि यहाँ पे आ जो है, आ इसका प्रत्यय है जो कि लास्ट में जुड़ करके बचपन के इसका अर्थ बदल देता है। उसी तरह से लड़ाई में हम लोग लड़ का अलग अर्थ होगा, और उसमें आई हम लोग जोड़ देंगे तो लड़ाई बन जाएगा। तो इसमें जो आई है, जो अंत में जुड़ा हुआ है, उसी को कहेंगे हम लोग प्रत्यय। ठीक, तो आशा करते हैं कि आपको प्रत्यय समझ में आ गया होगा। अभी आप लोग जैसे परिभाषा समझते होंगे तो आपको लगता होगा कि वाह कितना आसान टॉपिक है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग आगे आपको बढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत आप लोग को थोड़ा बहुत टेंशन होगा, क्योंकि इसमें न प्रत्यय में थोड़ा बहुत आपको याद करना पड़ेगा। प्रत्यय के जितने भी प्रकार हैं उनके बारे में आपको याद करना रखना पड़ेगा, और बिना याद रखे तो काम बनेगा नहीं आपका। ठीक, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं और प्रत्यय के प्रकारों के बारे में जान लेते हैं। तो प्रत्यय के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? तो 3 प्रकार होते हैं। पहला कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय और तीसरा है स्त्री प्रत्यय। ठीक, कृत प्रत्यय को ही हम लोग कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं। ठीक है, अब चलिए हम बारी बारी से इन तीनों प्रत्यय के बारे में जान लेते हैं कि इनका क्या काम है, इनका कितना प्रकार है और कहाँ कहाँ इनका उपयोग किया जाता है। ठीक, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय के बारे में। तो देखिए, यह जो कृत प्रत्यय है यह धातु या क्रिया के साथ जुड़ता है। आपको संस्कृत व्याकरण आप ज़रा सा भी पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि क्रिया को ही हम लोग धातु कहते हैं। तो कृत प्रत्यय हमेशा धातु के साथ जुड़ता है। अब धातु का मतलब क्या हो गया? तो धातु का मतलब हो गया गम हो गया कोई धातु, गम के बाद भू हो गया कोई धातु, उसके बाद लिख हो गया कोई धातु, मतलब इन सभी का अर्थ होता है। देखिए,
गम का क्या अर्थ होगा? जाना होगा। भू का मतलब होगा भू का अर्थ होगा होना। लिख का अर्थ होगा लिखना। तो जाना, लिखना, होना, ये सब क्रिया है। ठीक, तो यह जो कृदंत प्रत्यय है यह हमेशा क्रिया में जुड़ता है और क्रिया को संस्कृत में क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि कृदंत प्रत्यय क से इसका भी नाम है और क्रिया के स्टार्टिंग में भी क होता है। तो कृदंत प्रत्यय हमेशा क्रिया में जुड़ता है, लेकिन संस्कृत व्याकरण में क्रिया को धातु कहते हैं। और क्रिया को हम लोग नॉर्मली संस्कृत में माफ़ करिएगा, हिंदी में क्रिया क्या पढ़े हैं? हम लोग हिंदी में क्रिया पढ़ने होंगे चलना पढ़े होंगे, वरना होना पढ़े होंगे होना, वरना हम लोग पढ़े होंगे लिखना। तो ये सब क्या था? ये सब क्रिया था हिंदी में। ठीक, लेकिन इसी को संस्कृत में हम लोग चलना को गम कहते हैं, होना को भू कहते हैं, लिखना को लिख कहते हैं। ठीक, तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए कि धातु को ही हम लोग क्रिया को ही धातु कहते हैं किसमें? तो संस्कृत व्याकरण में। ठीक, ये आप लोग को मालूम होना चाहिए। और आगे हम लोग जब कृदंत प्रत्यय पढ़ेंगे तो आपको यही सब में कृदंत प्रत्यय लगाना है। किसमें? तो क्रिया में लगाना है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि कृदंत प्रत्यय क्या है। वैसा प्रत्यय जो धातु या क्रिया में जुड़ता है उसको हम लोग कहते हैं कृदंत प्रत्यय। ठीक, अब चूंकि हम लोग प्रत्यय के बारे में पढ़ रहे हैं तो यह हमेशा लास्ट में ही जुड़ेगा, यह आप लोग को जान लेना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कृत प्रत्यय के प्रकार के बारे में। तो कृत प्रत्यय की कुल संख्या होती है 7, यानी 7 प्रकार के कृत प्रत्यय होते हैं। लेकिन आपके जो बोर्ड एग्जाम में कितने प्रकार से पूछे जाते हैं क्वेश्चन? तो 4 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अन्य 3 प्रकार से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो हम केवल वैसे ही टॉपिक पढ़ाएंगे आपको जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि आपको संस्कृत क्लास 10th ही तक पढ़ना है, इसीलिए 10th के बाद 11-12 में तो पढ़ना नहीं है। तो इसलिए आप केवल उतना ही ज्ञान रखिए जो कि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम तक साथ दे। ठीक, तो टोटल 7 इसका प्रकार है, जिसमें हम लोग केवल 4 प्रकार पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय सबसे बड़ा टॉपिक है और इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो तद्धित प्रत्यय है, ये नॉर्मली किसी भी शब्द में जुड़ता है, इसमें क्रिया इस सब का नियम नहीं होता है, या किसी भी शब्द में जुड़ जाता है। जैसे ये जो सप्ताह में जुड़ जाएगा, पुराण में जुड़ जाएगा, मास में, कोई भी शब्द होगा उसमें तद्धित प्रत्यय जुड़ता है। ठीक, इसीलिए इसका सबसे ज़्यादा प्रकार होता है। तद्धित प्रत्यय की कुल संख्या हम लोग बताएं तो 13 होता है। वैसे होता तो इसका बहुत सारा है, तद्धित प्रत्यय का बहुत प्रकार होता है, लेकिन मेनली कहा गया है 13 प्रकार होते हैं और हम लोग 13 प्रकार को पढ़ना है, क्योंकि 13 प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो तद्धित प्रत्यय भी आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आप लोग का है स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय को सबसे ज़्यादा मेन प्रत्यय कहता है और सबसे ज़्यादा पेचीदा कहेंगे आप, सबसे ज़्यादा पेचीदा भी यही है, मतलब कि कंफ्यूजिंग है, इसमें थोड़ा बहुत अंतर रहता है और कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। तो देखिए इसका जैसा कि नाम ही है स्त्री प्रत्यय, तो इसका काम है कि यह पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलने का काम करता है। यानी कोई भी पुल्लिंग चीज़ दिया है उसको स्त्रीलिंग में बदलने का काम कौन करता है? तो स्त्री प्रत्यय काम करता है। तो देखिए स्त्री प्रत्यय होता तो टोटल 7 है, माफ़ करिएगा, स्त्री प्रत्यय टोटल 8 होता है। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गया है, हम इसको इरेज कर देते हैं। स्त्री प्रत्यय की संख्या टोटल कितने होते हैं? तो टोटल होता है 8 है। ठीक, तो 8 टोटल होता है, लेकिन 8 आप पढ़ने जाइए तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। तो हम इसमें केवल पढ़ेंगे 2 स्त्री प्रत्यय के बारे में, क्योंकि 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। बाकी स्त्री प्रत्यय को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि जहाँ भी आपको लगेगा कि किसी लड़का को लड़की में बदला जा रहा है तो वह हो जाएगा स्त्री प्रत्यय। जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल में हम लोग क्या लेंगे कि सेवक हमारा दिया होगा और उसमें जैसे टाप स्त्री प्रत्यय जोड़ दिए हम लोग। अभी आपको बताएंगे टाप के बारे में। तो सेवक में जब टाप जोड़ेंगे तो हम लोग का बनेगा सेविका। क्या बनेगा? सेविका। ठीक, इसकी इसी तरह से हम लोग ले लेंगे अश्व। अश्व में हम लोग जोड़ दिए टाप स्त्री प्रत्यय तो यह बन जाएगा अश्वा। तो जहाँ भी आप देखिएगा जैसे अश्वा स्त्रीलिंग है, तो जहाँ भी आप देखिएगा कि स्त्रीलिंग है तो समझ दीजिएगा स्त्री प्रत्यय। आपके क्वेश्चन में पूछ लेगा कि क्वेश्चन में जैसे पूछ लिया आप लोग का कि नर्तकी में कौन सा प्रत्यय है, तो आपको बताना होगा स्त्री प्रत्यय है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको यह भी समझ में आ गया होगा स्त्री प्रत्यय के बारे में। तो अभी हम लोग ऊपर सब तीनों प्रत्यय के बारे में समझ लिए। कृत प्रत्यय हमेशा क्रिया में जुड़ता है और इसकी संख्या 7 है, लेकिन हम लोग को पढ़ना है केवल 4 के बारे में।
तद्धित प्रत्यय शब्द में जुड़ता है, इसकी संख्या 13 ठे है और हमें 13 के बारे में पढ़ना है क्योंकि यह इम्पॉर्टेंट है। और स्त्री प्रत्यय में का काम होता है, यह पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलने का काम करता है। इसकी कुल संख्या 8 होती है, जिसमें हम लोग पढ़ना है केवल और केवल 2 ठे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 4, 3, 13, 17, 18, 19 ठे आपको टोटल हम लोग प्रत्यय पढ़ेंगे और इसी से आप लोगों का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब आप सोचिएगा कि हम प्रत्यय नहीं पढ़ें, तो देखिए प्रत्यय पढ़िए या ना पढ़िए ये आपका मन पे है, लेकिन यदि आप प्रत्यय पढ़ लेते हैं तो आपको संस्कृत व्याकरण में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि आप जहाँ भी क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा कोई भी साल का, तो उसमें संस्कृत व्याकरण में लगेगा कि खाली प्रत्यय से ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप वीडियो को 2-3 बार भले ही प्ले कर लीजिए, लेकिन आप ढंग से समझ लीजिएगा, तभी जाके ये आपको आगे जा कर के काम करने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बारी बारी से तीनों प्रत्ययों के बारे में जान लेते हैं, जिसमें हम आज जानने वाले कृत प्रत्यय के बारे में और स्त्री प्रत्यय के बारे में। क्योंकि तद्धित प्रत्यय में टोटल 13 ठे हैं, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम केवल आज 4 ठे इधर और 2 ठे इधर, यानी 6 ठे आज पढ़ेंगे और कल हम लोग 13 ठे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कृत प्रत्यय को। और कृत प्रत्यय में हमारा सबसे पहला प्रत्यय है कत्वा प्रत्यय। ठीक, इसका नाम बहुत अल्टर आप लोगों को मिलेगा, इसलिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई नाम आएगा तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होता है। ठीक, तो देखिए कृत प्रत्यय में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रत्यय है कत्वा प्रत्यय, और यह कोई भी प्रत्यय में जितना भी हम लोग 19 ठे प्रत्यय आपको पढ़ाएंगे, 19 प्रत्यय में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रत्यय है कत्वा प्रत्यय। ठीक, तो देखिए कत्वा प्रत्यय कोई भी हम लोग प्रत्यय बताएंगे तो उसको पहचानने का ट्रिक आप लोगों को जानना है। तो देखिए कत्वा प्रत्यय में शेष रहता है त्वा। क्या शेष रहता है? त्वा। अब क्या शेष रहने का मतलब क्या है भाई? तो देखिए गम में हम लोग जोड़ेंगे। देखिए हम पहले ही आपको बता दे रहे हैं कि कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय हमेशा क्रिया में जुड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे गम का मतलब होता है जाना, और जाना एक क्रिया है। ठीक, तो गम में हम कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा गमत्वा। तो इसके लास्ट में आप देखिएगा कि त्वा जो है शेष रह जा रहा है। ठीक, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे भू मतलब होता है होना। ठीक, तो भू में हम लोग जोड़ेंगे कत्वा प्रत्यय, तो लास्ट में क्या बचता है? भूतवा। क्या बचता है? भूतवा। ठीक, तो इसके भी लास्ट में त्वा शेष बच रहा है। उसी तरह से लिख का मतलब लिखना होता है। लिख में हम लोग कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो लास्ट में बचा है त्वा। तो देखिए कत्वा प्रत्यय को पहचानने का ट्रिक होता है त्वा, और कहीं भी आप लोग पढ़िएगा तो ऐसे ही आपको पढ़ना पड़ेगा। कत्वा प्रत्यय यानी कि त्वा शेष रहेगा। जहाँ भी आप लास्ट में त्वा देखिएगा समझ लीजिएगा वह किसका उदाहरण है? तो कत्वा प्रत्यय का उदाहरण है। चलिए हम और कुछ उदाहरण देते हैं कत्वा प्रत्यय का। एक उदाहरण और देते हैं जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए। जैसे एग्जाम्पल हमारा होता है, पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि दृश्य का मतलब होता है देखना प्लस कत्वा, दृश्य जोड़ कत्वा, तो इससे बनता क्या है? दृश्यत्वा। तो देखिए आपको इसमें यह नहीं देखना है कि कैसे बन रहा है, ये सब कुछ नहीं पूछेगा। आपका केवल बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि यह किस प्रत्यय का उदाहरण है। तो आप लास्ट में देखिएगा कि त्वा लगा है तो आप लोग डायरेक्ट बताइएगा कत्वा प्रत्यय का उदाहरण है। यदि आप अभी फेयर बनाते होंगे, नोट्स बनाते होंगे, तो आप डायरेक्ट कत्वा लिख करके ब्रैकेट में इस तरह से त्वा डालिएगा और इसका कुछ उदाहरण लिख दीजिएगा, और साइड में आप लोग नोट करके लिख दीजिएगा कि कत्वा प्रत्यय में अंत में त्वा शेष रहता है। ठीक, क्योंकि हम लोग प्रत्यय पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग को लास्ट में देखना है, तो लास्ट में त्वा है यानी कि यह कत्वा प्रत्यय का उदाहरण है। ठीक, बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही पूछता है आपका क्वेश्चन कि यह किस प्रत्यय का उदाहरण है, तो जिसके भी लास्ट में त्वा आप देखिएगा आप समझ जाइएगा वह कत्वा प्रत्यय का उदाहरण है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको कृत प्रत्यय का पहला प्रत्यय कत्वा प्रत्यय समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट यानी कि दूसरा प्रत्यय की ओर, जिसका नाम है तुमुन प्रत्यय। क्या नाम है? तुमुन प्रत्यय। इसमें क्या शेष रहता है? तो इसमें शेष रहता है तुम, इसमें तुम शेष रहता है। ठीक है, तो अब इसका भी एग्जाम्पल हम लोग लेके बताते हैं। जैसे पठ यानी कि पढ़ना में हम लोग तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा पठितुम, तो इसके लास्ट में क्या आया? तुम आया। ठीक, उसी तरह से लिख यानी लिखना में हम लोग तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो लास्ट में आया लिखितुम। उसके बाद वद यानी बोलना में हम लोग तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो आएगा वदितुम, जिसके लास्ट में तुम है, यानी कि यह किसका होगा? तुमुन प्रत्यय का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको इतना तक समझ में आ गया होगा। तुमुन प्रत्यय में क्या होगा? तुम शेष रहेगा। इसका एक और हम लोग उदाहरण लेकर के आपको और ज़्यादा ढंग से
समझाते हैं। इसमें हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, दृश्य, दृश्य जोड़ तुमुन। दृश्य का मतलब होता है देखना, और देखना में हम लोग तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमारा बनेगा दृश्यतुम, दृश्यतुम। तो देखिए इसके भी लास्ट में क्या आया, शेष आया हम लोग का, तुम शेष आ गया, यानी कि ये किसका उदाहरण हो जाएगा, यह तुमुन प्रत्यय का उदाहरण हो जाएगा। ठीक, तो प्रत्यय में आप लोग को ज़्यादा दिमाग हम नहीं लगाने को बोलेंगे, केवल आपको ऐसे ही याद रखना है कि यहाँ पे कत्वा में त्वा शेष रह रहा है और तुमुन में तुम शेष रह रहा है, यानी कोई भी शब्द के लास्ट में अगर त्वा रहेगा तो समझिएगा कत्वा प्रत्यय का उदाहरण है, और कोई भी शब्द के लास्ट में तुम रहेगा तो समझिएगा तुमुन प्रत्यय का उदाहरण है। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा है यक प्रत्यय। क्या नाम है नेक्स्ट हमारा, यक प्रत्यय। यक में क्या शेष रहता है भाई, मतलब क्या लास्ट में बचा रहता है, तो यक में बचा रहता है यते। क्या यक में क्या शेष रहता है, तो यते शेष रहता है। तो चलिए इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। भू जोड़ यक, भू मतलब होना, होना में यक प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमारा बचेगा भूअते, तो इसके लास्ट में यते आ गया। इसी तरह से गम जोड़ यक, गम मतलब जानना होता है, गम में यक प्रत्यय जोड़ेंगे तो आ गया गमयते, यते लास्ट में आ गया, यानी यक प्रत्यय का उदाहरण है। उसके बाद दृश्य यानी देखना में हम लोग यक प्रत्यय जोड़ेंगे तो लास्ट में आया दृश्यते, यानी यते लास्ट में आ गया, तो यह भी आप लोग का यक प्रत्यय का उदाहरण है। और इसको हम लोग और इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं आपको समझने के लिए। जैसे भू हो गया हमारा, गम हो गया, दृश्य हो गया। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं पा। पा का मतलब होता है पीना, पा जोड़ यक, पा में हम लोग यक प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पियते, पियते आ गया। ठीक, उसी तरह से हम लोग कोई और नेक्स्ट ले लेते हैं। हम ले सकते हैं जैसे पंच, पंच मतलब पाँच, पंच जोड़ यक, पंच में यक प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा, पंचयते, पंचयते, यानी लास्ट में केवल यते शेष रहेगा। आप दोनों में देखिएगा तो दोनों एग्जाम्पल में यते लास्ट में शेष रह रहा है, यानी यह यक प्रत्यय का उदाहरण है। ठीक, तो आशा करते हैं कि आपको यक प्रत्यय भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट है कृत प्रत्यय का सत्री प्रत्यय। सत्री प्रत्यय के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि सत्री प्रत्यय का क्या काम है, इसका क्या शेष रहता है। तो देखिए सत्री प्रत्यय में इसमें दो ठे नियम रहता है कि या तो इसमें त शेष रहेगा लास्ट में, या इसमें न शेष रहेगा। ठीक, तो इसमें आप लोग को दो ठे चीज़ शेष में रहता है, यानी एक्स्ट्रा में रहता है, साइड में रहता है। जैसे भू में सत्री प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमारा बनेगा भवते, भवत, तो इसके लास्ट में त शेष हो गया। उसके बाद हम लोग गम यानी जाना में सत्री प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा गच्छन, इसके लास्ट में न शेष हो गया। तभी हमने बताया कि या तो त शेष रहेगा या न शेष रहेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे सत्री प्रत्यय। ठीक, उसी तरह से हम लोग लेते हैं दृश्य जोड़ सत्री। तो दृश्य में आप लोग को मालूम होगा कि दृश्य हमेशा पक्ष में कन्वर्ट हो जाता है, यानी देखना इसका अर्थ होता है। तो इसके लास्ट में देखिएगा कि त शेष हो रहा है पक्षत, तो यह भी हमारा सत्री प्रत्यय का उदाहरण हो जाएगा। इसके अलावा और हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम लोग ले सकते हैं एग्जाम्पल पा जोड़ सत्री। पा मतलब पीना होता है, और सत्री प्रत्यय ई हमारा हो जाएगा पीपत, पीपत यानी त इसमें शेष हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग और ले लेते हैं याच, याच जोड़ सत्री। याच जोड़ सत्री में तो हमारा बनेगा याचत, याचत। तो या तो आपका त शेष रहेगा और या तो आपका न शेष रहेगा। तो जहाँ भी त वरना न शेष देखिएगा आप लोग समझ जाइएगा किसका उदाहरण है, तो यह सत्री प्रत्यय का उदाहरण है। तो इस तरह से हमने चारों के चारों कृत प्रत्यय यानी क्रिया में जुड़ने वाले प्रत्ययों के बारे में आपको समझा दिया। एक बार इनका रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। कत्वा प्रत्यय में त्वा शेष रहेगा, यानी लास्ट में त्वा बचा रहता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमारा है तुमुन प्रत्यय में तुम शेष रहता है, यानी तुम लास्ट में बचा रहता है। उसके बाद यक प्रत्यय में यते शेष रहता है, और सत्री प्रत्यय में त या न शेष रहता है। अब हमारा है स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय अपने आप में बहुत ही बड़ा और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन यदि आप स्त्री प्रत्यय पढ़ेंगे आठों प्रत्यय के बारे में तो आप समझ नहीं पाइएगा। हम केवल दो ठे प्रत्ययों के बारे में बताएंगे जहाँ से आपका एवरेज क्वेश्चन पूछा जाता है और अच्छा खासा क्वेश्चन आप लोग का बन जाता है। ठीक, जिसमें हमारा पहला टाप प्रत्यय के बारे में बताएंगे और दूसरा है गीप प्रत्यय के बारे में आपको बताएंगे। ये जो लिखा है इसको हम लोग गीप पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग टाप प्रत्यय से शुरू करते हैं। देखिए पहले हमने बता दिया है आपको कि स्त्री प्रत्यय का काम है पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करना।
ठीक। तो इसमें आपको टाप प्रत्यय में कैसे पहचानिएगा कि टाप प्रत्यय है, तो इसमें इसको हम लोग आकारांत कहते हैं। क्या कहते हैं? आकारांत। आकारांत स्त्री प्रत्यय कहते हैं। आकारांत स्त्री प्रत्यय क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि इसका काम क्या है, इसके लास्ट में आ रहता है, यानी कि आ लास्ट में शेष रहता है। आगे हम लोग अभी आपको बताएंगे कैसे रहता है। क्या कहते हैं इसको? हम लोग आकारांत स्त्री प्रत्यय कहते हैं। ठीक। जैसे इसके एग्जाम्पल से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। एक पुल्लिंग है, इसमें हम लोग टाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा एका, तो इसके लास्ट में क्या है? आ है। ठीक। तो इसीलिए यह किसका हो जाएगा? यह टाप का उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लेंगे सेवक में टाप जोड़ेंगे तो सेविका हो जाएगा, इसके लास्ट में भी आकारांत है। उसके बाद अश्व यानी घोड़ा में हम लोग टाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो अश्वा हो जाएगा, यानी घोड़ी हो जाएगा, तो इसके भी लास्ट में आ लगा हुआ है। उसके बाद शिव में टाप जोड़ेंगे हम लोग तो सेवा हो जाएगा, जो कि शिव का स्त्रीलिंग होता है, इसके लास्ट में भी आकारांत लगा हुआ है। यानी जिसके भी लास्ट में आकारांत लगा रहता है यानी आ लगा रहता है उसको हम लोग कहते हैं टाप प्रत्यय। ठीक। चलिए इसके हम लोग कुछ और एग्जाम्पल को ले लेते हैं ताकि आपको और समझ में आ जाए। जैसे हम लोग इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं सरल, सरल जोड़ टाप, सरल जो टाप, तो इसमें हमारा आकारांत रहता है, यानी यह बन जाएगा हमारा सरला, लास्ट में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं याचक। याचक मतलब नाव चलाने वाला, याचक जोड़ टाप, तो बनेगा क्या हमारा? याचिका, याचिका बन जाएगा। ठीक। इसके अलावा हम लोग और क्या ले सकते हैं? हम ले सकते हैं मालिन, मालिन, मालिन जोड़ टाप। मालिन का मतलब होता है जो गार्डन की रखवाली करता है, यानी उपवन का रखवाली करता है, तो ये हमारा हो जाएगा मलिना। तो इस प्रकार से जिसके भी लास्ट में कोई भी आप स्त्रीलिंग देखिएगा और इसको लास्ट में आ लगा होगा तो समझ जाइएगा किसका उदाहरण है। वह उदाहरण है टाप प्रत्यय का। ठीक है, टाप प्रत्यय का उदाहरण है। टाप प्रत्यय का यही है पहचानी कि इसके लास्ट में क्या लगा रहता है? आकारांत लगा रहता है, आ लगा रहता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको टाप प्रत्यय स्त्रीलिंग प्रत्यय का पहला प्रत्यय समझ में आ गया होगा टाप प्रत्यय के बारे में। अब हमारा है दूसरा है गीप प्रत्यय। क्या है? गीप प्रत्यय। तो गीप प्रत्यय में इसका क्या नियम रहता है? तो इसमें इकारांत शब्द लगा रहता है। क्या लगा रहता है? इकारांत। इकारांत, इकारांत का अर्थ क्या होता है कि इसके लास्ट में ई रहेगा। क्या रहेगा? ई शेष रहता है। ठीक, जैसे कि ऊपर हम लोग टाप प्रत्यय में पढ़े हैं कि आ शेष रहेगा, वैसे ही इसमें ई शेष रहता है। तो चलिए इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं, गीप प्रत्यय के बारे में। तो देखिए गीप प्रत्यय में हमारा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग। जैसे नर्तक में गीप प्रत्यय लगाएंगे तो नर्तकी होगा, तो इसमें आप लास्ट में देखिएगा कि दीर्घ ई लग गया। उसके बाद व्याग में हम लोग, यानी कि व्याग मतलब होता है बाघ, बाघ में हम लोग गीप प्रत्यय लगाएंगे तो हमारा बनेगा व्याघ्री, इसके भी लास्ट में इकारांत लग गया यानी ई लग गया। उसके बाद पथिक यानी कि रास्ता पर चलने वाला व्यक्ति को में हम लोग गीप प्रत्यय लगाएंगे तो पथिकी बन जाएगा, इसके भी लास्ट में इकारांत बन गया। और देवों में गीप लगाएंगे तो देवी बन जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको यह भी समझ में आ गया होगा। चलिए इसका एग्जाम्पल हम लोग कुछ और ले लेते हैं ताकि आपको और भी ज़्यादा ढंग से समझ में आ जाए। उसका हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग कुमार, कुमार जोड़ गीप, कुमार जोड़ गीप, यानी कुमार में हम लोग गीप प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? कुमारी बन जाएगा, कुमारी बन जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं? उसके बाद एग्जाम्पल ले सकते हैं श्रीमान, श्रीमान जोड़ गीप, श्रीमान जोड़ गीप हमारा बन जाएगा श्रीमती, श्रीमती। उसके बाद हम लोग क्या ले सकते हैं? उसके बाद ले सकते हैं हम लोग किशोर, किशोर मतलब जो जवान युवा को कहते हैं हम लोग किशोर, किशोर में गीप प्रत्यय हम लोग जोड़ते हैं तो हमारा बन जाएगा किशोरी, किशोरी। ठीक, तो इस तरह से हमारा जिसके भी लास्ट में इकारांत लगा रहेगा यानी ई लगा रहेगा स्त्रीलिंग में, वो हमारा हो जाएगा गीप प्रत्यय का उदाहरण। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको गीप प्रत्यय भी समझ में आ गया होगा। और इस तरह से दोनों हमने स्त्री प्रत्यय को बता दिए जो आपके एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। टाप में ई लगा रहेगा, आ लगा रहेगा शेष, और गीप में ई शेष लगा रहेगा। इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने प्रत्यय के दो प्रकार को कंप्लीट कर दिया है।
पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा स्त्री प्रत्यय। अब देखिए आपको अभी तो बहुत आसान लगेगा, तो देखिए ये आसान है, ये है प्रत्यय, आप एक को समझिएगा तो हार्ड नहीं है, लेकिन इसमें टोटल 19 गो प्रत्यय के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। तो जब आप धीरे धीरे और 13 हम लोग जो कल पढ़ाने वाले हैं सभी को पढ़ लीजिएगा तो धीरे धीरे कन्फ्यूज़न होने लगता है। इसलिए आपको टाइम टू टाइम, यदि हम एक ट्रिक अपना बता रहे हैं कि हम कैसे याद किए थे, हम केवल ऐसे चार्ट बना लिए थे, ठीक, चार्ट बना लिए थे, और इसके ही आसपास जैसे कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है, कौन से प्रत्यय के बारे में, कत्वा प्रत्यय, तो कत्वा प्रत्यय यहाँ पे हमने लिख दिया, और इसमें क्या शेष रहता है, त्वा शेष लगता है, ठीक। उसके बाद हमने और क्या पढ़ा, टाप प्रत्यय पढ़ा, टाप में क्या शेष रहता है, तो आकारांत शेष रहता है। उसका गीप प्रत्यय पढ़ा, तो गीप में क्या शेष रहता है, इकारांत शेष रहता है। तो इस तरह से आप चार्ट बना के रख लीजिएगा और 2-3 दिन रिवीजन करिएगा तो आपको आराम से ये याद हो जाएगा, ठीक। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। प्रत्यय जैसा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो हमने तो अपना पूरा कोशिश किया आपको समझाने का। आप हमें कमेंट करके बताइएगा आपको समझ में आ गया कि नहीं। कहीं डाउट रह गया हो तो आप वीडियो फिर से देख सकते हैं, या कहीं डाउट होता है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का ज़रूर जवाब देंगे। अगले वीडियो में हम तद्धित प्रत्यय को पढ़ने वाले हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा वीडियो। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।